थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताना वृत्त का निर्माण कैसे होता है भाई। तो कोई निश्चित बिंदु है और इसे निश्चित दूरी लेकर के उसके चारों तरफ घुमाएंगे, किसका निर्माण होगा? वृत्त का। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया लेकिन वृत्त मान लेते हैं। और अगर प्रैक्टिकल देखना है, प्रैक्टिकल, ठीक है, तो एक धागा लो, ठीक, और उसके आखिरी छोर पर एक छोटा सा पत्थर बांध दो। ऐसा बांधना कि खुले ना ये तो पता नहीं कहाँ जाएगा। और इस तरह से ऐसे घुमाओ तो वो किस चीज़ का निर्माण होगा? वृत्त का निर्माण होगा, ठीक है। और इसी धागा से फार्मूला निकल करके आता है वृत्त की परिधि बराबर, ठीक है। तो कैसे निकल करके आता है बताते हैं, उससे पहले थोड़ा सा पीछे वाला बात रिवाज कर लेते हैं। तो ये गोल वाले भाग को क्या कहते हैं बाबू? परिधि, ठीक है। और अगर ये बोले यहाँ से यहाँ, ये क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा, ठीक है। यानी कि वृत्त के परिधि का कोई भी दो बिंदु ऐसा जो इस प्रकार से छोटा सा टुकड़ा के रूप में बने, वो चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। और ये वाला केंद्र, ये वाला त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? और वृत्त में कितने त्रिज्याएं होती हैं? और वृत्त के दोनों परिधि के दोनों छोरों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? लेकिन एक शर्त है, व्यास केंद्र से होकर के गुजरना चाहिए। जीवा भी दोनों परिधि को मिलाता है लेकिन ये केंद्र से नहीं गुजरता है। इसलिए वृत्त के व्यास को किससे सूचित करते हैं? डी से। यानी डी बराबर अगर कोई पूछता है तो कितना होता है, क्या होता है? 2r। यानी r और r मिलकर के 2r बना, यही डायमीटर बन गया, यानी व्यास बन गया। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद फिर जीवा के बारे में पढ़ा था, जीवा तो हो ही गया। अब आगे बढ़ जाते हैं यहाँ के बाद, ठीक है। अगला पॉइंट वृत्त का चाप, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है आर्क, ARC, ठीक है। ऐसे करके छोड़ देना। तो ये एक वृत्त है, ठीक है। क्या है? वृत्त है। तो इस वृत्त में अगर हम एक बिंदु ए लें, एक B और एक ये C, एक D और E, इस प्रकार से और भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वृत्त C में, वृत्त C में चाप AB को इस प्रकार सूचित करते हैं, ठीक है। AB और क्या हो सकता है बाबू? BC और CD और DE, इस प्रकार से वृत्त C में चाप है। बस इतना ही कर लो, जल्दी से लिख लो। अब आगे लिखो वृत्त की परिधि। वृत्त के सबसे बड़े चाप को वृत्त का वृत्त का परिधि कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से मान लो स्टार्ट हुआ और फिर से यहीं से यहाँ पहुँच गया। ये नाम दे दो अगर ABCDA वृत्त का सबसे बड़ा चाप
ए बी, यानी सबसे बड़ा चाप अर्थात परिधि। परिधि ए बी सी डी ए है, ए बी सी डी ए है, ठीक है। वृत्त का चाप लिख लिया है। चलो चाप समझ में आया। अब पढ़ते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के परिधि वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। वृत्त के परिधि के बीच वाले भाग को ये केंद्र हो जाएगा ओ, और ये त्रिज्या हो जाएगा। ये सब ये सब क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। चलो ये लिख लिया होगा। वृत्त की परिधि, सबसे बड़े चाप को वृत्त की परिधि कहा जाता है। का क्षेत्रफल। इसके बाद क्या है बाबू, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त सेमी सर्कल। तो अर्धवृत्त क्या होता है, दोनों भाग क्या कहलाता है, अर्धवृत्त कहलाता है। वृत्त का व्यास ये हो गया, ये केंद्र हो गया। एक वृत्त ऊपर में आधा हो रहा है ऐसा, ठीक है, ये, और एक ऐसा ये वाला। ठीक है, बना लेना सही से। ये दोनों क्या है बाबू, अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त त्रिज्या वही होता है जो वृत्त में होता है, व्यास भी वही होता है जो वृत्त में होता है। अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा, ठीक है। चलो जल्दी लिखो। अर्धवृत्त हो गया। अब अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा बाबू। तो परिधि मतलब समझ में आ ही गया है, इसको समझा देते हैं। सिर्फ ऊपर लिख लिया। जैसे क्रिकेट खेलते हैं, चार बगल से घेरा लगाया हुआ रहता है, फुटबॉल या तो क्रिकेट का मैदान, तो वो जो घेरा वाला होगा वो घेरा क्या कहलाएगा, परिधि। और उसको जो बीच में खेल रहे हैं वो क्षेत्रफल। क्लियर है। अब अर्धवृत्त की बात आया, तो अर्धवृत्त में व्यास दो बराबर भाग में बांट रहा है, दो बराबर भाग में, ठीक है। उसके बाद ये दोनों भाग क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त। ये भी अर्धवृत्त है और ये भी अर्धवृत्त है, ठीक है। तो अर्धवृत्त में क्या अंतर रहेगा वृत्त से,
तो ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, ये आधा बट गया है सिर्फ और ये वाला आधा बट गया है, तो दोनों में तो अंतर है ही। लेकिन दोनों में जो समानता देखने को मिलेगा वो है वृत्त, अर्धवृत्त का और वृत्त का त्रिज्या दोनों एक ही। जो पूरे वृत्त का त्रिज्या होगा वही अर्धवृत्त का भी त्रिज्या होगा, जो पूरे व्यास होगा वृत्त का वही होगा अर्धवृत्त का। क्लियर हुआ है हम तक? सुनते जा रहे हो ना? सुनने पर ज़्यादा ध्यान देना। और इसमें वृत्त की परिधि क्या होगा, यानी कि अर्धवृत्त की परिधि कौन होगा? तो ये वाला जो भाग है यहाँ से लेकर के यहाँ तक गोल वाला भाग, वही क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कौन हो जाएगा? यानी इसके और इसके बीच में जो बच गया। ठीक है। अच्छा, अभी अर्धवृत्त की परिधि बोला, यहाँ से लेकर के सिर्फ ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, व्यास सहित पूरा। ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। देखो विलय क्या होता है? शांत सुनो, विलय का मतलब एक तरह से बोले तो कोई भी भाग इस प्रकार से दो वृत्त उसके अंदर हो, यानी एक बड़ा वाला वृत्त और एक छोटा वाला वृत्त। ठीक है। इसका त्रिज्या कुछ होगा और बड़ा वाला का भी कुछ हो सकता है ना? तो ये वाला और ये वाला, ये भी आ रहा है और ये बड़ा आ रहा है। ठीक है। तो यही होता विलय। इसका फार्मूला पढ़ेंगे, वृत्त के विलय का क्षेत्रफल या तो विलयकार भाग का क्षेत्रफल या तो वृत्त के विलय का क्षेत्रफल, सिर्फ ऐसे रहेगा। ठीक है। तो बस इसको ऐसे बनाओ, इसको ऐसे लिखो और ये वाला चित्र बना दो। ठीक है, यही हो गया। हाँ, त्रिज्या को छोटा आर, छोटा वाला में त्रिज्या छोटा आर कर रहे हैं, बड़ा वाला में बड़ा आर, कोई दिक्कत नहीं। नाम तो कुछ भी दे सकता है ना, नहीं तो नहीं करना चाहते तो इसको R1 कर दो, इसको R2 कर दो। ठीक है। तो आगे क्या है बाबू? चतुर्थांश। चतुर्थांश, चतुर्थांश क्या होता है समझना। जैसे ये वृत्त है, ये क्या बाबू? वृत्त है, और ये वृत्त का केंद्र हुआ। ठीक। तो वृत्त का केंद्र, इसमें अगर माने एक त्रिज्या ये लेते हैं, एक त्रिज्या ये लेते हैं, एक त्रिज्या ये लेते हैं और एक त्रिज्या ये वाला, ये वृत्त में कितना भाग बट रहा है? चार भाग बट रहा है। 1 2 3 4। तो 4 में से अगर एक भाग का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला भाग को अगर बात करना है, तो इसी को कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब अर्थ समझ में आ रहा होगा कि चतुर्थांश मतलब 4 का एक अंश रहना चाहिए, है ना? तो 4 का अंश कोई भी एक ले लो, ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, कोई भी एक भाग क्या कहलाएगा? चतुर्थांश। अगर नाम ए दे दे, ए और बी। ठीक है। यानी लिख सकते हैं वृत्त सी है, वृत्त सी में ओ ए बी एक क्या है? चतुर्थांश। ठीक है। चलो लिखो जल्दी से, ओ ए बी एक चतुर्थांश। त्रिभुज मत कर देना, त्रिभुज नहीं बन रहा भैया, चतुर्थांश बन रहा है। चलो लिखो जल्दी से। त्रिज्यखंड। चलो देखना जरा, त्रिज्यखंड किसको कहते हैं समझना। ये क्या है बाबू? वृत्त है। ठीक है। वृत्त का ये वाला क्या होगा? केंद्र। लिख लिया? देखो, वृत्त का एक केंद्र हो गया और यहां से यहां मिला देंगे, ये क्या हो गया? त्रिज्या। ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, दोनों। और यहाँ जो बीच का कोण बना,
यही इसको त्रिज्यखंड बनाता है। यही इसको क्या बनाता है? त्रिज्यखंड बनाता है। तो ये पूरा वाला भाग यहाँ से यहाँ ऐसे रंग दें तो ये क्या हो जाएगा बाबू? त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो अगर नाम दे दे O A B तो लिखेंगे, इसको अगर बाहर निकाल लें, इसको अगर बाहर निकाले तो कैसा आएगा? ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा। ठीक है, त्रिभुज मत बना देना कि हाँ इसको ऐसे मिला देंगे पूरा बढ़िया से, नहीं। ये भी आर है, ये भी आर है, दोनों आर बराबर है और इसका नाम A है और इसका नाम B है। इसको रंग दो, रंग देना। ठीक है, ये पूरा भाग हो जाएगा त्रिज्यखंड। वृत्त C में O A B क्या है बाबू? त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, त्रिज्या से बना हुआ टुकड़ा। अच्छा, अब कहोगे कि भाई ये वाला भी ऐसे ही बताएं, ये भी ऐसे ही बता रहे हैं, फिर दोनों में अंतर क्या है? तो इसमें अंतर ये है कि इसके बीच वाला कोण इसका अंतर अलग करता है। ठीक है, इसके बीच वाला कोण। ठीक है, तो ये जो बीच वाला लिख दो। वृत्त C में O A B क्या है? ठीक है, जिसमें O A B पूरा त्रिज्यखंड हुआ। ठीक है, और इसमें लिख देना एक बात और, कोण A O B बराबर, जहां कोण A O B बराबर थीटा डिग्री। ठीक है, इसको थीटा मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ थीटा डिग्री का कोण है। यही अलग करता है चतुर्थांश से, इसको अलग करता है। ठीक है, तो लिख लिया सभी लोग हैं? हाँ, इसको ही बना लो। त्रिज्यखंड का परिभाषा, जब नहीं करो, वृत्त के दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का कोण, दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का कोण हो वृत्त के दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का कोण हो तो त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से नोट कॉपी में लिख देना। वैसे तो काफी आसान सा परिभाषा। इसमें एक बात और जोड़ लेना, एवं ये भी चाप है। हालांकि ये ज्योमेट्री का पूरा बात है, ज्योमेट्री में भी इस प्रकार से सिखाया जाएगा, तो ये सभी रिवाइज हो जाएगा आसानी से। ठीक है, लिख लिया। चलते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड किसको कहते हैं? ठीक है, देखो इधर, वृत्तखंड किसको बोलेंगे? ये मान लेते हैं वृत्त है और ये वाला क्या है? केंद्र। ध्यान दो इधर, ये क्या है बाबू? वृत्त है और ये इसके बीच वाले भाग को बीच वाले जो सेंटर है वो केंद्र, वो है। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे?
त्रिज्या, इसको क्या बोलेंगे? और इसको क्या बोलेंगे? ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको मिला देते हैं, किसको? एक जीवा को मिला देते हैं। सीधा है कि टेढ़ा मेढ़ा? सीधा कर दो। कि बार ज़्यादा हो गया, चलो समझ लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसा बन गया, तो क्या ये वृत्तखंड बन गया? नहीं, अभी वृत्तखंड नहीं बना है। तो किसको बोलेंगे वृत्तखंड भाई? क्या ये वाला भाग वृत्तखंड कहलाएगा? ये वाला भाग नहीं। तो ये वाला भाग कहलाएगा। मेरा आदमी के दांत ना, तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा बाबू? इसको अगर बाहर निकाले तो इस प्रकार से निकलेगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? नाम दे दे ए, इसको बी कर देते हैं, ये वाला भाग सी, यानी कि ए ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो कह सकते हैं वृत्त सी में ए बी सी क्या है? वृत्तखंड है। ए बी सी क्या है बाबू? वृत्तखंड। ठीक है, तो इसका परिभाषा कैसे लिखेगा? इसका परिभाषा लिख सकते हो कि वृत्त में एक त्रिज्या यानी दो त्रिज्या और एक जीवा, ठीक है, उसके बाद फिर एक चाप के बीच का जो क्षेत्र बचा वही क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। यानी कि वृत्त का एक ये वाला चाप हो जाएगा और एक जीवा के बीच का जो क्षेत्र बचेगा वो वृत्तखंड। हाँ, चित्र बना लो। परिभाषा लिखा हुआ रहता है तो थोड़ा और भी कंफ्यूज होता है, दिमाग ज़्यादातर परिभाषा पे जाता है ना। ऐसे चित्र रहेगा तो आराम से चित्र देख करके समझ जाएगा, हाँ ये किसका चित्र है? तो वृत्तखंड का चित्र है। वो किसका चित्र है? तो त्रिज्यखंड का है ना। ऐसे ऐसे कर करके समझ सकते हो। अब इसमें भी एक और बात होता है, क्या होता है? लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड होता है। क्या होता है? लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड। तो ये वाला तो क्या कहलाएगा? लघु या फिर दीर्घ? लघु कहलाएगा। दीर्घ कौन कहलाएगा? इसके बाद जो बच गया ये पूरा वाला। ठीक है, पूछता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो वहां पे दिमाग लग जाएगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यही बताए नहीं किया बढ़िया से, सिर्फ यही बताए हैं वृत्तखंड किसको कहते हैं। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड सिर्फ जान लो कि ये वाला लघु है तो बड़ा वाला जो भाग बच रहा है वो दीर्घ है। क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है वो बात बताएंगे जब फार्मूला सिखाएंगे तब। तो क्या इतना बात तक क्लियर है सभी को? हटा सकते हैं। अब जरा जो कुछ भी परिभाषा या फिर समझा है अभी तक उन सभी को हम यहाँ पे एक बार रिवाइज करवा देते हैं। ध्यान देना, मेन बात बनाते हैं वृत्त की परिधि। ठीक है, ये खाली गोल बना दिया तो ये क्या हो गया? वृत्त की परिधि। और इसी में क्षेत्रफल ऐसे ऐसे जो भी। ठीक है, क्षेत्रफल तक हो गया क्लियर। उसके बाद अर्धवृत्त, ये मान लो अर्धवृत्त है, ये केंद्र है, ये त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा बाबू? वलय। ठीक है, ये बड़ा आर और ये छोटा आर। ठीक है, उसके बाद
चतुर्थांश अगर बात करें, चतुर्थांश किसको कहते हैं? ये केंद्र है, और अगर इसका कोई एक भाग काट करके निकाल ले, इस प्रकार से ऐसा, इस प्रकार से ऐसे, ये आर है, तो ये पूरा भाग क्या हो जाएगा? हाँ, त्रिज्यखंड कब होगा? जब इसके बीच का कोण दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और बोल देगा चतुर्थांश है, ऐसा नहीं बोले पहचानने की चतुर्थांश है कि त्रिज्यखंड है, ऐसा सवाल नहीं आया अभी तक, ठीक है। चतुर्थांश हो गया। उसके बाद फिर त्रिज्यखंड क्या होता है? त्रिज्यखंड क्या होता है बाबू? तो ये दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का कोण अगर ऐसा है इस प्रकार से, तो इन सभी भाग जो ऐसा है उसको क्या बोलेंगे? ये त्रिज्यखंड कहलाएगा, ठीक है। अब उसके बाद वृत्तखंड पे आते हैं। तो वृत्तखंड क्या हो जाएगा? ये केंद्र है, ठीक है, और दो त्रिज्या ले लेते हैं और एक जीवा, इस प्रकार से दोनों त्रिज्या के छोरों को मिला देगा, यानी परिधि को। तो ये जो भाग बचा यही क्या कहलाएगा? ए बी सी, यानी कि वृत्त सी में ए बी सी क्या है? एक वृत्तखंड है। ए बी सी ए कर देना, ठीक है। ए बी सी ए लिख लेना, सिर्फ ए बी सी लिखवाए हैं, नहीं, ए बी सी ए एक वृत्तखंड है, क्योंकि ये वाला भाग फिर से ऐसा घूम करके फिर से आएगा ना यहाँ पे, समझ रहे हो ना। तो ये ए बी सी ए कर देना, ए बी सी ए वृत्तखंड है। वृत्त सी में ए बी सी ए एक वृत्तखंड है, ठीक है। तो सभी का जान पहचान हो गया है, चिन्ह परिचय हो गया है आज। तो कल हम लोग इसका फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है, और फार्मूला के बाद फिर साथ साथ में प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक है। तो